हो गया था। सर बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन करवा रहे थे आप, सॉल्वेशन इफेक्ट बताया था। ठीक है ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है ना अमीन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरी स्क्रीन शेयर है। यस सर। चलो इसी से आज पढ़ा देता हूँ। नोट करो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, पहले चैप्टर में भी थी। यहाँ पेज नंबर 100 पे है। ये क्या हुआ? तो भागो जा रहा, रुक जा भाई। फिजिक्स हो गया आप लोगों का? नोट हो गया? नो सर, 1 मिनट रुक जाओ। बता देना, नहीं तो फिर पता नहीं चलता ना। मैं पूछ रहा था फिजिक्स हो गया बच्चों आप लोगों का? नो सर, अभी पढ़ा है सर। नो सर। +2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे?
आई थिंक हो गया होगा यार, बहुत टाइम हो गया। क्यों जाता है? थोड़ी लेंदी है मैकेनिज्म। ये वही रिएक्शन है जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, नाम सुना है ना? आइसोसाइनाइड वाली। मेरा हाथ टच होते ही भाग क्यों जाता है? यहाँ जाके कंप्लीट हुई है ये रिएक्शन। नोट हो गया? यस सर। जरा देखना, देखो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, NH2 है ये इस पे चलता है क्या पेन? चलो देखता हूँ। कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, 1 डिग्री एमीन्स है। अब 1 डिग्री एमीन्स है और ये ऊपर ड्रॉ करने पे क्लिक करना होगा शायद। कहाँ पे सर ये राइट साइड पे ड्रॉ लिखा है। राइट साइड पे ड्रॉ, ये पता नहीं, चलना तो चाहिए। रुको, अच्छा 1 नोट मैंने शायद ओपन नहीं किया इस वजह से क्या? ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये आइसोसाइनाइड और KCl। जरा देखना KOH। KOH क्या है? एक बेस है। आपको बताया था अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन में क्या करेगा, ये जो Cl है यहाँ से Cl निकलेगा और ये यहाँ से H निकलेगा, तो KCl बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया और ये यहाँ से रिमूव हो गया। डाइक्लोरोकार्बीन्स बना है ये डाइक्लोरोकार्बीन्स है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है ना? तो आप देखो, लगता है ये अपना लोन पेयर देगा और ये लोन पेयर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है यहां से हाइड्रोजन लीव करेगा और यहां आ जाएगा। अब उसके बाद 2 स्टेप एक साथ होगी, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां जाएगा और क्लोरीन निकलेगा यहां से, तो ये बॉन्ड बनेगा। अब यहां से फिर से ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, -H, और फिर से ये यहां से बॉन्ड बन जाएगा। अब फर्दर फिर से वही स्टेप रिपीट होगी। एक क्लोरीन यहां से निकलेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे बॉन्ड बनाएगा और फिर ये यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और आइसोसाइनाइड बनेगा। तो हालांकि आपको मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है यहाँ पे,
आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ होता है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, जो कि पॉइजनस होता है। और अब आप तो आप चाहे एरोमेटिक ले लोगे तभी भी आइसोसाइनाइड बन जाएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड का क्वेश्चन भी होगा आपके पैकेज में। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे कहाँ है। चलो बाद में मिलेगा, तो बाद में करते हैं। अब अगले रिएक्शन नोट करो, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट। पेज नंबर 101 पे है, तो अगर यहाँ से सही से ना विजिबल हो तो वहां से भी नोट कर सकते। ये एराइल सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये सर वो प्रकरण है एक बार डेवलप करना। अच्छा, ये वाली रिएक्शन एरोमेटिक वाली। यस सर। तो एरोमेटिक वाली भी मैकेनिज्म सेम है। तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। सॉल्युबल इन एल्कली लिखा हुआ है। हाँ बेटे, सॉल्युबल इन एल्कली। देखो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है 1 डिग्री एमीन्स के साथ। ये डिस्टिंक्शन के लिए यूज होता है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन्स में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो इस रिएजेंट का यूज करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो 1 डिग्री एमीन है, इसका ये हाइड्रोजन और इसका ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो रहा है, और ये KOH बेस का काम करेगा, इसका H+ ले जाएगा और एक सॉल्ट बना रहा है, और जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल होगा। ठीक है ना? तो ये 1 डिग्री का सॉल्ट तो सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री वाला जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, और 3 डिग्री जो है वो ये रिएक्शन ही नहीं देता, है ना? नोट हो गया ये रिएक्शन 1 डिग्री वाली? 1 डिग्री अगर नोट हो गई
तो अब ये 2 डिग्री वाली नोट करो यहां से। तो 2 डिग्री में क्या है, पहला में स्टेप तो सेम होगा, दूसरे स्टेप में KOH बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई H नहीं बचा होगा, तो इसलिए वो इनसॉल्युबल है और 3 डिग्री ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 नंबर का आता है और अपने नीट में तो आया ही था। 140 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 140 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 उड़ीसा में आया। दूसरा। हाँ, तो बस ये है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये हिंसबर्ग। अच्छा, हिंसबर्ग रिएजेंट भी पूछता है, वो भी एक क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट। बन गया? कैसा? अच्छा, मैं टच भी नहीं करता तो भी भाग जाता है, इतना सेंसिटिव है ये, तो इतना सेंस है इसके पास। रुक जा भाई, अब यहां से आ जाओ, ये वाले रिएक्शन हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, एनिलीन, डाइजोनियम। डाइजोनियम की सारी रिएक्शन हमने पढ़ा था, आपको याद हो, और डाइजोनियम यहाँ भी है, तो वो सब हमें नहीं करना। कहाँ है यहाँ, यहाँ पेज नंबर 105 और 106 पे है, जरा देखो 105 106 की सारी रिएक्शन की थी या नहीं की थी। रुक जा भाई, एरोमेटिक वाला तो डाइजोनियम ही है, तो वो तो हमने पढ़ रखा है, एरोमेटिक वाली ये सारी रिएक्शंस हमने पढ़ रखी थी, सैंडमेयर पढ़ी थी, गेटरमैन पढ़ी थी, और बाल सिमंस भी पढ़ी थी, है ना। बट ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। अब आप एलिफैटिक वाली लिखो, एलिफैटिक वाली, ये देखना, ये एलिफैटिक एमीन्स है, एरोमेटिक वाली तो कर ही रखी है। एलिफैटिक भी अगर NaNO2 और HCl, मतलब थोड़ा वाटर भी होता है इसके अंदर, कॉन्क HCl होता है, तो इससे भी डाइजोनियम ही बनता है। एरोमेटिक एमीन्स हो या एलिफैटिक एमीन्स हो, दोनों से डाइजोनियम बनेगा। तो डाइजोनियम में मैंने आपको बताया था कि N2 एक बेटर लीविंग ग्रुप है, N2 एक बेटर नहीं, बेस्ट लीविंग ग्रुप था, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। 3 गुड लिविंग ग्रुप बताए थे ना मैंने। यस सर। तो एलिफैटिक से कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, 1 डिग्री स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो 2 डिग्री बनेगा। अब 2 डिग्री बनेगा तो यहां से 3 रिएक्शन है, अगर HCl इस पे रिएक्ट करेगा तो हेलो एल्केन्स बन जाएंगे, अगर वाटर इस पे रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और अगर H इसमें से एलिमिनेट हुआ, मतलब एलिमिनेशन हुई, तो एल्कीन बन जाएगी। तो ये वाली हमने नहीं पढ़ी थी, एलिफैटिक वाली, तो एलिफैटिक वाली नोट करो। तो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक, दोनों से डाइजोनियम।
नोट हो गया? हाँ। बन गया? यस सर। यस सर। तो आगे आ जाओ। अब ये मैंने रीअरेंजमेंट के लिए डायजोनियम से डायजोनियम बना, हटा, तो ये बन गया। और रिंग एक्सपेंशन, इसको तो रोकना पड़ा मुश्किल। ये बन जाएगा रिंग एक्सपेंशन। आई थिंक अब आप लोगों को आ गया होगा कि 5 कार्बन के बजाय 6 कार्बन की रिंग बनेगी, और OH अगर अटैक करेगा तो 6 पे करेगा Cl। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन है। रिंग एक्सपेंशन हमने पहले चैप्टर में भी किया था, अल्कोहल में भी आया, और अब डायजोनियम में भी रिंग एक्सपेंशन है। देखो, इसमें कोई चीज है ऐसा जो नहीं समझ आया? पूरी ऑर्गेनिक का कब है टेस्ट, AITS या कुछ? सर नवंबर एंड में एक FT है शायद। अच्छा, सर बीच में CH2NN के बाद हमने CH2 कैसे लिख दिया? नहीं, कहाँ कह रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप। ये वाला, ये हाँ हाँ। तो ये तोड़ो ना, ये यहां से तोड़ो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस को उस प्लस से जोड़ दो, ऊपर वाले प्लस से, तो एक हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ना, प्लस एक आ जाएगा यहाँ। सर नहीं, ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था CH2 फिर डाइजोनियम वाले से? एक मिनट, एक मिनट, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे माइनस करो, यहाँ प्लस करो, तो ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा और N2 रिमूव हो गया यहाँ से। रिमूव। हाँ, तो बाई प्रोडक्ट है ना वो, तो N2 तो जहां भी डाइजोनियम बनेगा वहां हमेशा N2 ही होगा, जितनी भी डाइजोनियम की रिएक्शन देखो जरा, 105 पे, 105 और 106 पे हर रिएक्शन में देखना जरा, N2 लीव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है N2 एक बेस्ट लीविंग ग्रुप है, क्योंकि लीव करने के बाद ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वो बहुत ज्यादा चार्ज हट गया ना उसके ऊपर से, पहले उसके ऊपर चार्ज था। समझ आया या नहीं आया? यस सर। नोट हो गया? नीचे करो स्लाइड। हाँ सर। डॉग भी बेचारा बोर हो गया घर में, अब इसको करो।
डाइज़ोनियम इसमें भी बन रहा है और OH जो है लगेगा, लेकिन ध्यान देना इसमें मेजर प्रोडक्ट विदाउट रिंग एक्सपेंशन है। डांसिंग म्यूजिक। हाँ, डांसिंग रेजोनेंस, गुड। अब सब पढ़ लिए हो। अब देखो ऑर्गेनिक, अब आपको पढ़ो तो आनी चाहिए। अब आपको मेहनत करने की जरूरत है, मतलब मेथड आप सीख गए हो कि हाँ भाई ये यहाँ टूट रहा होगा, ये वो। बात ये है कि कितनी मेहनत करोगे वो है। अच्छा बताओ, रिवीजन कौन सा चैप्टर का करना है? ये सारे का करना है? ये सर मैं थर्मो पे फोकस करना। थर्मो, थर्मो और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो खैर इजी है, थर्मो थोड़ी टफ लगती है। इसी बैच में बहुत लोग बैठे हैं, तुझे दौड़ा लेंगे अगर कहेगा कि इक्विलिब्रियम इजी है। अच्छा ये बताओ, ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर इजी लगा? ऑर्गेनिक तो सर सारी लिंक ही है, किसके इजी बोलो किसे हार्ड। हाँ, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक ही है। अच्छा, यही बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता है +1 में भी है, GOC। एसिडिक स्ट्रेंथ भी +1 में था, इंडक्टिव, रेजो, हाइपर सब वहां था, और वही चीजें यहां भी है। ये डाइजोनियम से बेंजीन बनाने का मेथड +1 में था, बस तो क्या जाता था। H3PO2 और H2O को यूज करते रिएजेंट में। गुड। नोट हो गया? यस सर। अब ये करो, ये क्या है? अच्छा, वो तो 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री एलिफैटिक था तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता था या रीअरेंजमेंट हो जाता था। 2 डिग्री में नाइट्रोसो बनेगा, 3 डिग्री है तो एक सॉल्ट बना लेगा। NaNO2 वाले तो दिया नहीं इसने। आज 2 बच्चे डब्बे लेके आए थे, मैंने पूछा कितने मार्क्स है, बोले 700। मैंने कहा कमाल है यार, बोरे भर भर के नंबर कहाँ से ले लेते हो? उनको मौलाना आजाद मिला है 700 पे, और एक का 693 था। तो एक की रैंक थी 74 और दूसरे की थी 115। सिर्फ 3 नंबर में कितने का डिफरेंस आ गया? 45 का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट। गजब। तो टारगेट आपको भी 700 ही रखना पड़ेगा। अब 600 वाले बेचारे इधर उधर ट्रांजिशन स्टेट में हैं। नोट हो गया बच्चे?
यस सर। 3 डिग्री का एरोमेटिक, इसमें पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप लग जाएगा। तब होते हैं बेचारा, रुक भाई रुक जा। CS2 ये मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है, ये भी डिस्टिंक्शन के लिए यूज होता है। 1 डिग्री एमीन है, कार्बन डाई सल्फाइड पे ऐड होगा और फिर HgCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनाएगा जो कि मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल देगी। तो ये सब देख सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, पॉलीमर भी आज खत्म करना है। सर पॉलीमर चैप्टर नेम लिख के खत्म करना है। हाँ, और बायोमोलिक्यूल सांस लेके। है ना, 2 चीजें हैं। सर बायोमोलिक्यूल्स ये बोल के कि ज़ू में पढ़ा है। तो सांस लेकर मतलब वही हुआ, ठीक है। अगर बोलेगा नहीं पढ़ा है, कौन है जूलॉजी में सर आपके? मनशील सर। हाँ, तो मैं मनशील सर को कल यहाँ बिठा लूंगा और उनसे पूछवाऊंगा कि सर देखो ये आपने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया इनको। तो पढ़ाया होगा ना, प्रोटीन पढ़ाया होगा, DNA पढ़ाया होगा, RNA पढ़ाया होगा, है ना, ग्लूकोज पढ़ाया होगा। शायद बॉटनी में है ना ग्लूकोज वगैरह। तो नो सर, जूलॉजी में ही है। जूलॉजी में ही है। इसी में है सर, जूलॉजी में। और मनसील सर तो पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट का करवाओगे ना सर, ये केमिस्ट्री का वो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन थोड़ा अलग है जूलॉजी से। हाँ, टेंशन मत लो, हम वही करवाएंगे। मनसील सर वैसे पढ़ाते भी पूरे मन से हैं। यस सर। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ छोड़े नहीं होंगे। जूलॉजी में मनसील सर है जिनका सिलेबस सबसे बाद में होता है, अदरवाइज ज्यादातर जूलॉजी टीचर का बहुत पहले हो जाता है सिलेबस। इसका मतलब है कि सर जो है काफी डेप्थ में जाते हैं, आप लोगों के साथ डूब जाते हैं। नोट हो गया? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। यस सर। बस रुक जा भाई, तो भागता है तो भागता ही जाता है। अब अच्छा, तो थोड़ा सा ज्यादा फिर लूंगा। हाँ, ये 2 डिग्री वाली हो गई और ये 3 डिग्री वाली। तो 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देता। 2 डिग्री में एडिशन तो हो जाता है, लेकिन HgCl2 के साथ उसका फर्दर रिएक्शन नहीं होता है।
तो पहला वाला HGS बना देता है, मतलब ब्लैक कलर दे देता है या मस्टर्ड वाली स्मेल दे देगा। दूसरा वाला HGS नहीं बनाएगा, और तीसरे वाले में तो खैर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं था, इस वजह से वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती है। तो ये भी डिस्टिंक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ, खास करके वो एक्वस मीडियम में 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री वाली, वो है हाफमैन ब्रोमाइड, दूसरी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी आज हमने पढ़ी कार्बाइल एमीन्स, वो भी उससे कंपैरिजन में कम है लेकिन है। चौथी थोड़ी बहुत हिंसबर्ग है, और पांचवी अभी आएगी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन। ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो ग्रुप है नहीं सिलेबस में आपके, ना तो नीट के सिलेबस में है और ना ही स्कूल में है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं पढ़े। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रुक जा भाई, रुक जा कि तो भागता ही जाता है। ऑक्सीडेशन 1 डिग्री से एल्डिहाइड दे रहा है, 2 डिग्री से मतलब एक एडिशन प्रोडक्ट दे देता है, 3 डिग्री का नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ये एल्डाइमीन है इंटरमीडिएट, और यहां से बॉन्ड दोनों टूटेगा, CH और NH वाला, और ऑक्सीजन इस पे आके लग जाएगा, कि अमोनिया निकल जाएगी। नोट हो गया बच्चों? यस सर। एसाइलेशन, एसाइलेशन भी इंपॉर्टेंट है, खास करके ये बेंजोइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा कि ये जो एमीन होगा एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर देगा या फिर एनहाइड्राइड से, तो HCl बाहर हो जाएगा या तो एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। अगर एसिड क्लोराइड से करवाओगे तो HCl बाहर हो जाएगा, और अगर एनहाइड्राइड से करवाओगे तो एसिड बाहर हो जाएगा। तो एसाइल ग्रुप आपको पता है RCO ग्रुप होता था, एसाइल हो जाता था। बेंजोइलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है, शॉर्टेन-बाउमन रिएक्शन, तो इसका नाम भी बहुत टेढ़ा सा है, बेंजोइलेशन। अब बेंजोइलेशन में ये याद रखना कि भाई एमीन्स तो चाहे जो हो, लेकिन जो एसाइलेशन का ग्रुप है R की जगह बेंजीन होना चाहिए। HCl इसमें भी बाहर होगा और प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन शॉर्टेन-बाउमन रिएक्शन थोड़ा आता है, नीट में तो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बाहर है सिलेबस से, लेकिन टेस्ट वगैरह में बहुत आता है।
चले यस सर। अब आया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ स्क्रीन पे तो आप देखोगे भी, यहाँ भी देख लो, ये सारे रिएक्शंस है। पेज नंबर 101 पे 101 पे देखो तो मैंने आपको बताया था फिनॉल हो और एनिलीन हो, फिनॉल हो या एनिलीन हो, हमेशा आपको जो प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये दोनों हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, फिनॉल भी हाईली एक्टिवेटिंग है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दे जाता था, एनिलीन भी एक्टिवेटिंग है इसलिए ये भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे जाएगा। लेकिन बात ये आती फिनॉल और एनिलीन में किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, तो हाईएस्ट प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो NH2 का होता है बच्चों। जितने भी ग्रुप आपने पढ़े अब तक फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल भी था, क्लोरोबेंजीन भी था, एनिलीन भी है, टोलुइन भी था, उसमें सबसे हाईएस्ट प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो एनिलीन देता है या NH2 ग्रुप देता है। तो इस वजह से इसमें 2,4,6 का प्रोडक्ट बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है प्लस एम का मतलब एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, वन 102 पे देखो तो ऑर्थोपैरा का प्रोडक्ट बनाया है। अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो हमेशा 2,4,6 का ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको ऑर्थोपैरा का प्रोडक्ट चाहिए तो पहले इसकी एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, और इसकी एक्टिविटी कम करते हैं एसाइलेशन से। ये नोट हो गया 2,4,6 वाला। यस सर। अब देखो इसका पहले यहाँ पे एसाइलेशन करो बेंजीन का। बेंजीन का जब आप एसाइलेशन करोगे तो यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर तो HCl बाहर हो गया, एसाइल ग्रुप बन गया। एसाइल ग्रुप बनने की वजह से होगा क्या कि ये जो लोन पेयर था अब ये दोनों तरफ रेजोनेंस बनाएगा, तो क्योंकि उधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस तो बेंजीन कम हो गई। तो बेंजीन की तरफ एक्टिविटी अगर इसकी कम हो गई तो इसका मतलब है कि अब इसका इफेक्ट कम होगा। तो पहले एसाइलेशन कर दो और फिर ब्रोमीन का जब अटैक करवाओगे तो आपको ऑर्थो का भी प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा का भी प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। वो थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब ये देखो ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट जो बना था उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करो और फिर वो एसाइल ग्रुप जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसमें पैरा मेजर होगा स्टेरिक एंट्रेंस के चक्कर से। उसके बाद नीचे है नाइट्रेशन। देखो
पैकेज में देखो जरा N102 पे नाइट्रेशन में देखो तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। अकेला एक ऐसा कंपाउंड है पूरे ऑर्गेनिक में जिसमें कि ऑर्थो भी प्रोडक्ट देता है, पैरा भी देता है और मेटा भी दे रहा है। तो बात आती है कि क्यों दे रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे लिख रखा है, इक्विलिब्रियम बनाता है। एनिलीन एक बेस है, लुईस बेस, और HNO3 एक एसिड है। एसिड बेस मिलके पहले तो सॉल्ट बना देते हैं। सॉल्ट बनाते ही नाइट्रोजन के ऊपर देखो प्लस चार्ज आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट विदाउट लोन पेयर। तो एनिलीन पहले तो प्लस एम इफेक्ट दे रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब वो माइनस एम इफेक्ट देने लगा। तो इक्विलिब्रियम पे होता है ये, इस वजह से दोनों रिएक्शन इसकी देती है। प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थोपेरा और माइनस एम इफेक्ट से मेटा, तो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दोनों प्रोडक्ट तो दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो नाइट्रेशन से पैरा का 51 और मेटा का 47, ऑर्थो का 2% मिलेगा। सर थोड़ा ऊपर कर दो। सर ये पहले 53% लिख लो, ये 47% लिख लो पहले, और फिर नीचे वही है, उसके बीच में कुछ नहीं था। अभी मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा आपको, जैसे कि कोई चीज़ छोटी छोटी हो तो नोट कर लें। चलो नीचे कर लीजिए। अब ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रेशन वाला, खास करके पूछता है मैक्सिमम परसेंटेज किसका, तो बताओगे पैरा। पूछता है मिनिमम किसका, तो ऑर्थो। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ऑल। ऑल मतलब पैरा भी, मेटा भी और ऑर्थो भी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारे एक्सेप्शनल जो आ रहे हैं वो ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये कि बेचारा करना कुछ चाहता है, कर कुछ चाहता है। अब इसमें भी अगर आपको ऑर्थोपैरा का डिजायर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पहले इसको एसाइलेट करना पड़ेगा, इसकी एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। तो जब एक्टिविटी कम हो जाए तब नाइट्रेशन करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप एसाइलेशन नहीं करवाओगे, विदाउट एसाइलेशन जाओगे, तो तीनों प्रोडक्ट मिलेगा आपको।
सर नीचे कर दीजिए। ये है एनिलीन का एसाइलेशन करो, और एसाइलेशन के बाद फर्दर नाइट्रेशन करो, और नाइट्रेशन के बाद फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, तो जाके हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एनिलीन पे NH पे H लग जाएगा और उस पे अपना OH लग के एसिड बन के बाहर हो जाएगा वो। इसमें भी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। नोट हो गया? यस सर। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। सल्फोनेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और NH2 मतलब एनिलीन एक बेस है, तो एसिड बेस मिलके पहले सॉल्ट बनेगा, फिर इसको हीट करोगे, वाटर बाहर होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और उसके बाद इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होगी। सल्फोनिक एसिड एसिड है और NH2 बेस है, तो H यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा, तो ज्वेटर आयन बनेगा। आई थिंक आपने जोलॉजी या बॉटनी में कहीं ज्वेटर आयन पढ़ा होगा। यस सर। वो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है। तो ये तीनों रिएक्शन, चाहे वो हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन हो या नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, और पांचवी तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रिडल क्राफ्ट। क्यों? क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट होती ही नहीं। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई फिनॉल और एनिलीन दोनों फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते, क्यों? फ्रिडल क्राफ्ट होगा तो AlCl3 तो होगा ही होगा। ये AlCl3 के साथ मिलके एक सॉल्ट बना देते हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, और जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अब ये है नाइट्रो ग्रुप हो, तो ये सारे फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते। तो फ्रिडल क्राफ्ट सिर्फ ऑर्थो पैरा वाले देते हैं, और ऑर्थो पैरा में भी दो ग्रुप तो हट ही गए, फिनॉल हट गया और एनिलीन हट गया। तो देते कौन कौन है? बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ईथर। ये 4-5 ग्रुप हैं जो फ्रिडल क्राफ्ट देते हैं। लेकिन मेनली जब फ्रिडल क्राफ्ट आता है तो रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलिश। ज्वेटर आयन का तो सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्वेटर आयन? और अगर पूरी रिएक्शन आएगी तो 2 नंबर की आएगी। दो या तीन नेम्ड रिएक्शन आती हैं, 2-3 डिस्टिंक्शन आती हैं, 2-3 कन्वर्जन आती हैं, ऐसे ऐसे ना बोर्ड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कुछ एक एक नंबर के आएंगे, डिफरेंस आ जाता है SN1 SN2 में। रीमर, टीमर, एल्डोल, कैनिजारो, ये तीनों ही आएंगी, कहीं ना कहीं वो आ ही जाती।
हो गया सर। बन गया। तो अब नेक्स्ट आते हैं, कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन आपको कहाँ दिया हुआ है? डायजोनियम में दिया होगा, पेज नंबर 107 पे है। कपलिंग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो कपलिंग रिएक्शन नोट करो, डायजोनियम पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो एक क्वेश्चन यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपलिंग रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है? तो इलेक्ट्रोफिलिक है। सिर्फ दो ही ग्रुप पे होते हैं, या तो फिनॉल पे होते हैं या तो एनिलीन पे होते हैं। अब फिनॉल और एनिलीन दोनों में आपको पता है कि इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। फिनॉल और एनिलीन दोनों में ज्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका है? एनिलीन का, और फिर फिनॉल का है। तो खैर डायजोनियम है, पैरा पोजीशन से H को हटा देगा। pH भी याद रखना, फिनॉल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, pH 9 to 10, और एनिलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में होती है। एक ऑरेंज डाई बनता है, येलो डाइस, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बना लिया? यस सर। अब देखो, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल वीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, मतलब डायजोनियम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, लेकिन वो वीक का काम कर रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ हाईली एक्टिवेटिंग पर ही होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सिर्फ फिनॉल और एनिलीन ही क्यों देता है? तो आप बताओगे ड्यू टू वेरी हाई एक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इतना वीक है कि अटैक नहीं कर पाता। तो हाईली एक्टिवेटिंग होगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अटैक करने का इंतजार नहीं करेगा, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से ये देंगी। अब बात ये आती है कि रेट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों अगर डायजोनियम है, ठीक, और ये दोनों डिफर है, फिनॉल है और, तो इन दोनों में रेट किसकी फास्ट होगी? फिनॉल की रेट फास्ट होगी या एनिलीन की रेट फास्ट होगी? जब अटैक करने वाला सेम है, किसकी रेट फास्ट होगी? ये क्वेश्चन पूछे, बोलो, कुछ भी बोलो। एनिलीन की। हाँ, एनिलीन की होगी। एक्चुअली में एनिलीन का प्लस एम इफेक्ट फिनॉल से थोड़ा क्या है, ज्यादा है, और इस वजह से उसकी रेट स्लाइटली फास्टर होगी एज कंपेयर टू फिनॉल। तो अगर जो अल्कोहल और एनिलीन है या फिनॉल और एनिलीन है, तो उसमें रेट मैंने नीचे लिखा हुआ है, रेट वाला ये पहले नोट करो।
अभी मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया कि फिनॉल और एनिलीन अगर डिफर है तो रेट डायरेक्टली टू प्लस एम, इनवर्सली टू माइनस एम। लेकिन अगर फिनॉल सेम है, डाइजोनियम डिफर हो, तब जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन डाइजोनियम। और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम के डायरेक्टली और प्लस एम के इनवर्सली, सेम पैटर्न पे माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस आई के इनवर्सली। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हैं। सेकंड, जिस पर मैंने टिक किया हुआ 3 टिक, ये तब लगाना है जब डाइजोनियम सेम हो और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो अलग है। और दूसरे में क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड सेम हो, डाइजोनियम डिफर हो, तब। मैं इसका क्वेश्चन आपको बताता हूं कि कहां है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन 142 पे 14 नंबर, 142 पे 14 नंबर। ठीक है, अब जरा देखो तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 23 नंबर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 23 नंबर। पहले X डाइजोनियम बन जाएगा एंड देन उसका वो करा देंगे। फर्स्ट आंसर होगा सर इसका। हाँ, फर्स्ट होगा, क्योंकि NN डाइमिथाइल, जहां पे एनिलीन में 2 H है ना, वही 2 H हटा के 2 CH3 लगा दिया है बस। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन 144 पे 26 नंबर भी है। 144 पे 26 नंबर, सेम क्वेश्चन है वही सर, इसका ही फर्स्ट ही होगा। बिल्कुल 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 सेम होगा। जरा उसी के राइट साइड वाले पेज पे आप देखो 43 नंबर। हम्म। 43। पहले तो एनिलीन का एसाइलेशन, एसी का मतलब एसाइल ग्रुप है, वो एनहाइड्राइड है, वो AC2O। हाँ, तो वो एसाइलेशन, फिर ब्रोमीन लगा दो, तो ब्रोमीन तो पैरा पोजीशन तो इसका ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। हाँ, तो एनहाइड्रेशन से वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, उसी पेज पे 39 नंबर देख लो। क्या कर रहे हो बच्चे? सही से। अरे यार, अभी अभी पढ़े कि नहीं पढ़े नाइट्रेशन? कॉपी में देखो। All of these. यार ऐसे गलत करके आओगे, अभी तो लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल वाला, है ना। अगर ध्यान नहीं आया ना, 41 नंबर देख लो। कार्बाइलामीन। आज हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी ना कार्बाइलेमीन्स वाली, तो ये है आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस वाली थी। 38 नंबर भी देख लो। डाई के लिए करते हैं तो यही है, डाइजो कपलिंग, इसी का नाम है, डाइजो कपलिंग इसी का नाम है। ओके, जरा देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन 146 पे 48 नंबर भी होगा। 48 डाइजोनियम बनेगा। ए डाइजोनियम। दूसरी वाली कौन सी है? हमने अल्काइल हैलाइड में ये क्वेश्चन किया था, बी बनाने का मेथड। डाइजोनियम पे वाटर के रिएक्शन क्या बनता था, याद करो।
हाँ, फिनॉल बनता था। देन कॉपलिंग करा देंगे तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट सर। थर्ड ऑप्शन। तो पहला डाइजोनियम, दूसरा बी जो है फिनॉल, और तीसरा सी डाइजोनियम। आप देखो एक क्वेश्चन में ये 4 रिएक्शंस का यूज कर रहे हैं, और वो भी आपके पास टाइम नहीं है बनाने का। आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो खत्म काम। आपको देखो सीधा याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, दिक्कत होगी। अब देखो 142 पे क्वेश्चन नंबर 17। 17 वो तो सेकेंड होगा सर, बेंजीन बनाने का मेथड है डाइजोनियम से। हाँ, गुड। 41 पे 11th नंबर, 11th नंबर। फ्रीडल-क्लार्क रिएक्शन। थप्पड़ मारूंगा, आज ही हमने पढ़ा है। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड बॉम्बन रिएक्शन है ये। बेंजोइलेशन हो गया ना, हो गया था वो, Cl से कंफ्यूज हो गया था मैंने। बेंजोइलेशन है बच्चे, बेंजोइलेशन। तो मतलब ये, हाँ, मैं जो ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था 139 पे मिला मुझे। 139 पे 20, पहले तो 139 पे 20 थी, कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन। कॉस्ट तो होगा सर माइनस आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। थर्ड ही होगा, सॉरी फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाली, थर्ड फोर्थ वन सेकेंड। तो डायजोनियम डिफर है ना, इसका मतलब फिनॉल तो सब पे सेम है। डायजोनियम डिफर है तो ये वाला स्क्रीन पे देखो -m के डायरेक्टली है ना, तो -m सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड का। थर्ड का। ओके, तो उसके बाद फिर फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाले में आई इफेक्ट है। मेटा पोजीशन पे m तो नहीं लगता, लेकिन मेटा पोजीशन पे I तो लगेगा। यस सर। तो इस वजह से थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, और फिर तो फर्स्ट और सेकंड वाला सबसे लास्ट तो होना ही था। सेकंड वाला सबसे लास्ट इसलिए होगा बच्चे क्योंकि वो +m इफेक्ट शो करता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड है। 138 पे 14 नंबर जरा देखना, 138 पे 14 नंबर। सेकेंड होगी सर उसकी कॉपलिंग रिएक्शन फर्स्ट एंड वाली। हाँ, पहली बात तो एसिडिक मीडियम दे दिया। एसिडिक मीडियम देते ही फिनॉल वाली कट गई, क्योंकि फिनॉल वाली बेसिक मीडियम में होती है। यस सर। और फास्ट देती है, एक ही में है जो मतलब ये देगा, है ना। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन है 138 पे 12 नंबर। ये हाफ कौन सी सर? जी, कौन सी? 12 उसी पेज पे 12 नंबर क्वेश्चन। तो हाफ मैन ब्रोमाइड लिख लो, यहीं पे लिख लो डायरेक्टली टू +m इफेक्ट। अब ये नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली बात, नाइट्रो ग्रुप की कोई भी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चे, तो आप नाइट्रो ग्रुप मत पढ़ना।
उससे आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, ना तो नीट में है ना तो ही बोर्ड एग्जाम में है नाइट्रो ग्रुप का। बाकी नाइट्रो ग्रुप आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, है ना। बस ये चैप्टर हो गया खत्म। अब आगे चलते हैं, 15 मिनट है ना अपने पास, पॉलीमर पढ़ेंगे। सर पेज 144 पे 30 नंबर क्वेश्चन बताना। इसमें क्या बेटे एडिशन करवा देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो हमने पढ़ा था कौन सा एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। यस सर। तो वो करवा दिया आपने, फिर रिडक्शन करवा दो। हाँ देन हाइड्रेशन करा देना बस फर्स्ट स्टेप में। चलो पैकेज निकालो, पहले पॉलीमर पढ़िए। पॉलीमर में किस पेज पे आओगे? पेज नंबर आ जाओ 66 या 65 पे आ जाओ। ईथीन से पॉलीथीन बनता है। तो आई थिंक ये 9th क्लास में या कहीं पे था ना पॉलीमराइजेशन की ये वाली रिएक्शन, या नहीं थी? 8th क्लास में थी। हाँ 8th में। तो आप देखो कि ये जो ईथीन है ये हजारों मॉलिक्यूल ले लो, ये मैंने 3 लिया है लेकिन आप इसके हजारों मॉलिक्यूल ले लो। अब जब हजारों मॉलिक्यूल ले लोगे तो यहाँ पे होमोलिसिस करवा देना। तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसे ऐसे आगे। अब ये वाला फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा। किस यूनिट का रिपीटिशन हो रहा है? देखो इसी का रिपीटिशन हो रहा है ना। तो इसमें आपको रिपीटिंग यूनिट याद करना होता है। जरा जहां क्विक रिकैप लिखा है पहुंचे या नहीं पहुंचे? यस सर। कंटेंट बिल्डर में। हाँ जी, पेज नंबर 65 पे आओ ना। हाँ सर पहुंच गया। हाँ, तो उसमें देखो पहली वाली रिएक्शन का रिपीटिंग यूनिट, ये समझ आ गया कैसे बना होगा? और इसी का नाम है पॉलीथीन। अब यूजेज क्या है वो आप बैठ के रटोगे कि किसका यूज किस में करते हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो ना भी रटना। अब उसकी जरा दूसरी रिएक्शन देखो, पीवीसी। जरा ध्यान से देखना, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आप लिखना नहीं, अब लिखना नहीं है, लिखने का काम खत्म। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो आप सब कुछ वही करोगे, बस यहाँ एक क्लोरीन नीचे टांगते चले जाना।
देखो इसकी रिपीटिंग यूनिट आपको समझ आ गई। पीवीसी, बॉटल बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ब्ला ब्ला जो भी है। अब जरा उसके नेक्स्ट वाले देखो, पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन में यही जहां Cl है वहीं पे क्या लगा देना है आपको? CH2। तो इसमें कुछ समझने की जरूरत है क्या ज्यादा? देखो कितने आसानी से बन रहा है। ये बन गया, ये हो गया। अब उससे नेक्स्ट रिएक्शन देखो तो पॉलीस्टाइरीन होगा बच्चे। पॉलीस्टाइरीन में जहां जहां मिथाइल है वहीं वहीं क्या लगा दिया उसने? फिनाइल। बस पॉलीस्टाइरीन हो गया। जरा सिक्स्थ रिएक्शन देखना। सिक्स्थ रिएक्शन में देखो एक्राइलोनाइट्राइल है या पॉलीविनाइल साइनाइड है, तो बस वहीं पे Cl लगा देना। ये रिपीटिंग यूनिट हो गया, है ना। ब्लैंकेट वगैरह आजकल यूज कर रहे होगे तो उसमें यूज होता है ये। इसको विनाइल साइनाइड कहते हैं या इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर देखो तो टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन ऐसे बना दो, फ्लोरीन वाली है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, मेथड तो सेम होगा। ये है, ऐसी ऐसी हजारों ले लो और फिर से ये बॉन्ड तोड़ के यहां पे होमोलिसिस करवा देना। और उसके बाद ये रेडिकल इससे कनेक्ट, ये आगे कनेक्ट, और इस यूनिट का रिपीटिशन हो जाएगा आपका। देखो समझ आया टेफ्लॉन कैसे बनाया होगा? तो ये हो गया। अब आगे आ जाओ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में तो पहले हम ये बना लेते हैं, इसका नाम बताना। 1,3-ब्यूटाडाइईन है ना, ब्यूटाडाइईन 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हजारों मॉलिक्यूल ले लेना, ध्यान देना, ठीक। मैं इसको हटा देता हूं। अब इसमें भी होमोलिसिस करो, चुपचाप होमोलिसिस। तो चारों मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ देना, एक ही बॉन्ड तोड़ना है, सिर्फ पाई वाला। ये हो गया होमोलिसिस। अब ये वाला रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये आगे चला जाएगा मॉलिक्यूल के साथ। ऐसे यहां भी आगे आएगा, यहां आगे। तो देखो इस यूनिट का रिपीटिशन हो रहा है। इसको कहते हैं रबर, इसको कहते हैं रबर। बस डबल बॉन्ड पहले 2 था, अब मोनोमर जब रिपीटिंग यूनिट होगा उसमें एक ही डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। एक इधर उधर जोड़ने में चला जाएंगे, ऐसे ऐसे हजारों मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे, ठीक है। 2 4 10 मॉलिक्यूल का कनेक्शन नहीं है ये। आप जरा आराम से अरे उसको बताओ। कॉपी लिखना, क्लास खत्म ही नहीं होगा, क्लास खत्म ही होगा 15 मिनट में। बताओ यार कौन है? कह रहा हूँ तुम जो है चुपचाप बैठे हो, हैं मजे ले रहे हो या चले गए हो? हेलो, यस सर। आप लोग भी अजीब बच्चे हो यार। चलो देखो, हाँ आप जरा देखना, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, बस ये नेचुरल रबर बन जाएगा। देखो ये मिथाइल लगा दिया मैंने, नेचुरल रबर बन गया।
अब आप आगे आ जाओ 66 पेज पे। 66 पेज पे 8th नंबर देखना जरा। 8th नंबर में यही मिथाइल हटा दो और इसी मिथाइल की जगह क्लोरीन लगा देना। मेथड सेम रखना। तो ये क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। नियोप्रीन है ना, इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। वो नेचुरल था, या आर्टिफिशियल रबर है तो रबर। बेल्ट वगैरह आप पहनते हो तो वो सब यूज होता है इसमें। तो ये एडिशन है। ये सारे जो पॉलीमर है वो सब एडिशन पॉलीमर है, ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे में ऐड होते चले जा रहे हैं, ये एडिशन पॉलीमर है। अब आगे आ जाओ बूना एस। बूना एस में भी मेथड सेम लगाना बच्चों। ये है, और बूना एस है ना, तो स्टाइरीन लोगे। स्टाइरीन लोगे तो ये बेंजीन बनाओगे यहाँ पे। ये है, इसमें भी फ्री रेडिकल कर देना, होमोलिसिस। यहाँ पे क्या करोगे? होमोलिसिस, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे कनेक्ट कर देना। तो अब देखो कि ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये रेडिकल हटा दो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। इस यूनिट का रिपीटिशन होगा। इसको कहते हैं बूना एस। बूना का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन और एस का मतलब स्टाइरीन है ना। अब उससे नीचे देखोगे, उससे ऊपर एक्चुअली में बूना एन। बूना एन में क्या करना है आपको? बस यहीं पे फिनाइल की जगह साइनाइड लगा लेना है। मेथड सेम रखना, एक्राइलोनाइट्राइल प्लस ये। तो ये सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना। तो एडिशन पॉलीमर एक दूसरे में ऐड होते रहते हैं, बस ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। अब बात आती है कंडेंसेशन पॉलीमर की। कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहले तो 13 नंबर देखो, नायलॉन 66। नायलॉन 66 में एडपिक एसिड। एडपिक एसिड में ये तो 4 हो गया, ये है एडपिक एसिड, और ये है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो कंडेंसेशन जैसे हमने किया था एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता था मोस्टली वाटर बाहर होता था। आपको कुछ याद आ रहा है वाटर का? जैसे एल्डोल करते थे तो फिर बाद में सबसे लास्ट स्टेप में वाटर बाहर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे बाहर करना है। इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, तो इसमें से वाटर बाहर करना है। एसिड का OH हटाना, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। एसिड का OH हटाना और NH2 का H हटाना। ऐसे ये वाला OH किसी दूसरे वाले NH के साथ रिमूव हो जाएगा और इसका H किसी दूसरे वाले एसिड के साथ रिमूव होगा। ये यूनिट का रिपीटिशन होगा और इसको बोलते हैं नायलॉन 66। 66 क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में 66 था, इसलिए इसको नायलॉन 66 कहते हैं, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर में कोई चीज एलिमिनेट नहीं होती, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में वाटर एलिमिनेट हो जाता है एक्चुअली में। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है नायलॉन 66। अब जरा सेम पैटर्न की रिएक्शन 11th नंबर देखना, जिसको आप डैक्रॉन कह रहे हो। जरा ध्यान देना, डैक्रॉन। डैक्रॉन में ये टरथैलिक एसिड है, ऐसे इधर भी एसिड है, और दूसरा इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया गया है। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। फिर से ध्यान देना, कंडेंसेशन है, एसिड का OH और अल्कोहल का H बाहर कर देना और इसको कनेक्ट कर देना। ऐसे ही ये वाले एसिड का OH किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ निकलेगा और इस अल्कोहल का H किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ निकलेगा, तो इस यूनिट का रिपीटिशन होगा। तो ये है डैक्रॉन।
तो जैसे आप देखो डेक्रॉन दिख रहा होगा वैसे ही ग्लाइप्टल भी दिखेगा, बस यहाँ पैरा पोजीशन पे एसिड लगा था, वहां ऑर्थो पोजीशन पे एसिड लगा हुआ है, लेकिन मेथड सेम है कि वाटर बाहर होगा, ठीक है ना, तो वाटर बाहर होगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में पॉलीमर जो थोड़ा बचा हुआ है और बायोमोलिक्यूल्स वो भी करेंगे, ठीक है। चलो मतलब